नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। राजस्थान सरकार में ऑल इज वेल है। सीएम गहलोत हर नेता और मंत्री को एकजुट करने में लगे हैं। सीएम ट्वीट पर ट्वीट दागकर सरकारी योजनाओं को सही से लागू करने की नसीहत दे रहे हैं। 2023 में दोबारा सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। विधानसभा में सरकार के सहयोगी और अपने विधायक ही मंत्रियों को घेरने में लगे हुए हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कामकाज पर बीजेपी विधायकों के बाद सीएम के सलाहकार संयम रूड़ा ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। संयम रूड़ा ने धारीवाल पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम आवास योजना में खुला खेल फरुक्कावादी चल रहा है। अभियान का विराट कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के सरकारी निवास पर आयोजित किया तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने कहा ये कि शांति धारीवाल जी अभी भी मंत्री है और अगली बार भी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री यही रहेंगे। उनकी विशेषज्ञता का पूरे राजस्थान को लाभ मिले, इस बात के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहे। आबू रोड की नगर पालिका का उदाहरण देना चाहता हूं। प्रशासन शहरों के संग अभियान की जो दुर्गति हुई, राजस्थान में किसी नगर पालिका की नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, दरअसल सब कुछ ठीक करने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चल रहे हैं, लेकिन अंदर खाने की स्थिति ये आप समझिए। मुख्यमंत्री जन आवास योजना लाई गई थी ताकि गरीबों को घर मिले, लेकिन बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए धारीवाल 3 से लेकर आए, ये आरोप लगा है। उसके नतीजे गंभीर होंगे। संयम रोड़ा ने धारीवाल से कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान की जैसी दुर्गति हमारी आबू रोड नगर पालिका में हुई, वैसी कहीं भी नहीं हुई। ईओ को हटाया, फिर लगाया, और जिसे हटाया वो कोर्ट से स्टे ले आया। ये नमूना है। रेप के मामले में राजस्थान की सरकार की फजीहत करा चुके धारीवाल कैबिनेट बैठक में भी अपने साथी मंत्रियों के निशाने पर रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार में सब कुछ ठीक है? क्या ऑल इज वेल दिखाने वाली सरकार के अंदर विरोध का ज्वालामुखी धधक रहा है, जो 2023 के चुनावों से पहले कभी भी फूट सकता है? अंदर अपनी बात को किस तरीके से रखा जा सकता है, ये अपना एक अलग अलग अपना अपना रवैया है, एक अपना तरीका है। उसको रख सकते हैं, सदन के नेता के पास में भी बात रख सकते हैं, मंत्री महोदय के पास में भी बात रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार की सदन के अंदर और प्रकार की बात करके अगर अपन रखते हैं तो वो एक गरिमापूर्ण तरीके से ठीक तो नहीं है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी से नाराजगी है। हमें तो नहीं लगती ऐसी नाराजगी, क्योंकि कई माननीय सदस्य मंत्रियों से मिलते भी हैं, अपनी बातों पे कहते हैं। और मुख्य
बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से नेता अरुण शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण शर्मा जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता अशोक सिंह शेखावत हैं। अशोक सिंह जी, आपका स्वागत है। अरुण शर्मा जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं सर, क्या चल रहा पार्टी के अंदर सर? मुख्यमंत्री तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी योजनाओं को हम प्रदेश के अंदर लागू करें जिनसे प्रदेश का विकास हो, लोगों को लाभ मिले और एक अच्छी सरकार हम बना पाए। आने वाला चुनाव क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं होगा, जो गतिविधियां अभी चल रही हैं पार्टी के अंदर? अरुण जी, चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पाए, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये दरअसल जो बयानबाजी इस वक्त चल रही है सरकार के अंदर, सरकार के मंत्रियों पर विधायक जो आरोप लगा रहे हैं वो बड़े गंभीर हैं। अब ऐसे में शांति धारीवाल भी निशाने पर आ गए, संयम रूड़ा ने भी कई सारी बातों का जिक्र किया है और एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि लगातार एक बेहतर सरकार की हम नज़ीर पेश करें, लेकिन सवाल यह है क्यों अंदर खाने ये चीज़ें सरकार के खेल को बिगाड़ रही हैं, आने वाले इलेक्शंस के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हैं। तो चर्चा आज हम इसी पर लगातार करेंगे। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अरुण शर्मा हैं, अशोक सिंह शेखावत हैं। अरुण शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? अरुण शर्मा जी, सवाल वही है मेरा सर, क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? चुनाव नजदीक हैं और विधायक के अपने मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें बेहतर हों आने वाले चुनाव तक, लेकिन ये क्या चल रहा है सर? क्या नुकसान इसका नहीं आपको उठाना पड़ेगा, पार्टी को उठाना पड़ेगा 2023 के चुनाव के लिए? देखिए पराग, कई बार हम अच्छी खबरों को भी पहचान नहीं पाते हैं और वो भी लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। आपने सवाल पूछा क्या चल रहा है, मेरे ख्याल में शुद्ध रूप से प्रजातंत्र चल रहा है, जो कि चलना ही चाहिए। लेकिन कुछ सालों से शायद हम भूल गए हैं कि स्पीकर अनुशासन में रखना चाहते हैं और बिल्कुल कानून और विधि से सदन को चलाना चाहते हैं, और स्पीकर खुद एनकरेज करते हैं कि मंत्री जवाब दें और लोग संतुष्ट हों। और इसी सिलसिले में अगर हमारी पार्टी के लोग भी कुछ सवाल उठाना चाहते हैं, उनका स्वागत है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कुल मिला के जनता को ही फायदा होने वाला है। जनता से रिलेटेड जो भी सवाल हैं उसमें पक्ष विपक्ष की कोई बात ही नहीं है। अगर हमारे पक्ष के लोग भी कोई पब्लिक इंटरेस्ट में सवाल उठाते हैं, इसका स्वागत करना चाहिए, बजाय उसको ये देखने का कि ये क्या चल रहा है, अनुशासन ही नहीं है। ऐसा अनुशासन किस काम का है जिसमें लोगों को बोलने की आजादी नहीं हो? आपको याद होगा पिछले सत्र में 23 बीजेपी के विधायकों ने शिकायत की थी कि उनको बोलने का अवसर ही नहीं दिया जाता है। इनकी हाईकमांड मतलब जो विधानसभा की इनकी समिति है, उनसे उन्होंने शिकायत की थी कि हमारा तो नंबर ही नहीं आता है सवाल पूछने में और कुछ चुने हुए लोगों को ही ये मौका दिया जाता है। तो मेरे विचार से तो ये बहुत अच्छा संकेत। लेकिन आपको नहीं लग रहा अरुण जी, आपको नहीं लग रहा जो आरोप लग रहे हैं बड़े गंभीर हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, प्रशासन शहरों के संग अभियान की दुर्गति हो गई है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, क्या ये सरकार की साख पर बट्टा नहीं लगाते हैं बयान? नहीं, मेरे ख्याल में इस आंख पे बट्टा तब ज्यादा लगेगा अगर भ्रष्टाचार को दबाया जाए, उसको निकलने नहीं दिया जाए और किसी और स्रोतों से पता लगे
ये तो बहुत अच्छा अवसर होता है विधानसभा में। ऐसी अगर कोई कमजोरियां हैं सरकार की, जरूर उजागर होनी चाहिए। हम तो शुरू से इसको एनकरेज करते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, विपक्षी नेताओं को भी कहते हैं, अगर हमारी कोई कमी है तो आप हमें जरूर बताइए, हम दूर करेंगे। तो इसमें मैं कोई बहुत अजीब बात नहीं समझता हूँ। ये स्वस्थ प्रजातंत्र की निशानी है, इसको एनकरेज, यानी पार्टी के अंदर बातें सुनी नहीं जा रही हैं, इसलिए सार्वजनिक तौर पर बोलना पड़ रहा है। विधायकों को हक है। नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी के अंदर नहीं सुनी जा रही हैं और वो विधानसभा में सुनी जा रही हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर वो विधानसभा में कह रहे हैं तो मैंने बताया ना, ये तो एक बहुत स्वस्थ परंपरा है, इसमें हम कोई भी इसमें बुराई नहीं समझते। और मैंने बताया अल्टीमेट बेनिफिशियरी आखिरी आदमी होगा राजस्थान का, जिसके लिए ये लाभ की बात है। ये चीजें तो सामने आनी ही चाहिए, अगर कुछ गलत है सामने आना चाहिए जरूर। चलिए ठीक है, अशोक सिंह जी से अब जवाब लेते हैं। अशोक जी, ये चीजें तो बेहतर हैं, अरुण शर्मा जी कह रहे हैं कि इससे सरकार की साख खराब नहीं होती है, बल्कि चीजें उजागर होती हैं और उन पर एक्शन होता है। अशोक जी जी, आप देखेंगे कि जिस प्रकार से 3 साल हो गए कांग्रेस को, 3 साल से ऊपर होने आ रहे हैं, और इन 3 सालों में आप कांग्रेस को देखेंगे कि किस प्रकार से यह क्या कैसी कार्यशैली रही, और इनके हर विधायक एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगाना ये कंटिन्यू ही चल रहा है। और इनके सीनियर जो मंत्री हैं, सबको पता है, शांति धारीवाल जी हैं, और इनके ऊपर आक्षेप कोई इन्होंने नहीं लगाया है। अभी 3-4 दिन पहले आप देखिए, जैसे लालचंद जी कटारिया जी ये मंत्री हैं, खुद इनके कैबिनेट के, प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी हैं, उन्होंने आरोप लगाए, प्रसाद लाल जी मीणा जी ने आरोप लगाए। तो मतलब आपके 3 मंत्री समकक्ष हैं, वो आपके स्वयं शासन मंत्री पर आक्षेप लगा रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी को हावी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। जो मत कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा कांग्रेस के अंदर है, और सरकार को देखना चाहिए, उनके मुखिया को देखना चाहिए। और अब ये देख लीजिए, अब जो इनको मुख्य सलाहकार जी बनाए गए हैं, संयम लोढ़ा जी, और एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में कह चुके हैं, भ्रष्टाचारों के उजागर कर चुके हैं। ये बार बार में आते हैं अखबार में और टारगेट देते हैं कि साहब हम प्रशासन शहरों संघ के अंदर इतने लाख पट्टे देंगे। कागजों में तो जरूर पट्टे देने की बातें हो रही है, कागजों में भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि तो पट्टे तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन कहते क्या है, करते क्या है। और इसी हिसाब से देख लीजिए, ये नहीं है, अभी दिव्य मंदिर ने 3-4 दिन पहले कहा रबड़ स्टाम्प है ओनली मंत्री। तो मतलब मंत्रियों के पास पावर नहीं है, जिसके पास पावर है जो दूसरे लोगों के, इनके विधायकों की नहीं सुन रहे, तो विपक्ष के विधायकों की कहां से सुनेंगे। एक के लिए तो यह सब गंदा पानी आ रहा है हमारे यहाँ पर। तो कह रहा हूं कि आप जो सभापति उस समय बैठे थे, उन्होंने कहा कि इन मंत्री जी को लेके जाइए और वहां इनको कहिए यहाँ का पानी पिए। तो आप देखिए कि रोजमर्रा की चीज, पानी, बिजली जैसी समस्याएं, प्रशासन शहरों की कहा कि हम ऐसे ऐसे लेके आएंगे, और इनमें आपकी ये जो जरूरतमंद की चीजें हैं, जो पट्टे से संबंधित हो चाहे और भी कोई समस्या हो, उनका हम हल करेंगे। वो हल तो कर नहीं पाए, अपने मंत्रियों और विधायकों को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जनता पिस रही है। और आप देखिए किस प्रकार से आप भ्रष्टाचार का नाम आप 3 साल के अंदर चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। आप देखिए एक एक छोटे छोटे चीज, केंद्र सरकार कोई चीज भेजती है, उसके अंदर अड़ंगा लगाने का काम करते हैं। और इन्होंने कहा कि जनता को फायदा होता है। मतलब यदि कोई विधायक जो मुख्य सलाहकार है, निर्दलीय के रूप में है, और वो यहां चर्चा करता, तो जनता का क्या फायदा होगा। जो बात अंदर आनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को इनके लिए कहना चाहिए, क्या क्या ऐसे शासन चलाओगे आप, अपने विधायकों के नहीं सुन रहे हो, मंत्रियों के नहीं सुन रहे हो, तो जनता का कैसा फायदा होगा। और दूसरा इन्होंने कहा कि अच्छा लोकतंत्र के लिए हम यहां कर सकते हैं, आपकी कैबिनेट में मीटिंग होती है वहां कह सकते हो, विधायक दल की यदि कांग्रेस की मीटिंग होती है वहां ये बातें कह सकते हो, लेकिन 3-3 मंत्री आकर के सार्वजनिक रूप से आपकी चर्चा करके विधानसभा में ये बात कहते हैं, वो कह रहे हैं कि सब अपनी मनमर्जी ये कर रहे हैं बार बार में। और इन्हीं के ये मंत्री नहीं है, एक दूसरे मंत्रियों की सबकी यहां चर्चा होती है, लेकिन जनता की चर्चा नहीं होती। चर्चा कांग्रेस वहां जनता की चर्चा करती तो बात अच्छा लगता। और आप देखिए जवाब कैसे आते हैं। इनसे पूछा कि नंदी गौशाला कितनी खुल गई, तो इनके मंत्री कहते हैं साहब घोषणा तो हमने की थी, लेकिन अभी तक एक भी नंदी गौशाला नहीं खोल पाए हम। अंबेडकर भवन के लिए बार बार हम कहते हैं साहब हम अंबेडकर के लिए तो बहुत करते हैं, अंबेडकर जी के लिए हम तो यही चीजें की।
आपने कहा कि हम पंचायत समिति के ऊपर हम अंबेडकर भवन खोलेंगे, क्या इन्होंने खोला अंबेडकर? एक भी अंबेडकर भवन नहीं खोला, स्वीकृति 10 को मिली है। बजट में इन्होंने ऐसा भाषण दिया, तो 3 बजटों का हम उदाहरण देख सकते हैं, उसमें क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं कह रहा हूं यदि इनके कांग्रेस के अंदर फूट चलेगी, मंत्रियों में फूट चलेगी, जनता के कौन से काम हो जाएंगे? चिरंजीवी योजना की बात करें तो सारा घोटाला आ रहा है, और अब देखिए डेपुटेशन के नाम से कैसा चल रहा है। कल के अखबार, आज के अखबार में आई है, पूरी सुर्खियों में आई है। जो डेपुटेशन की बात करें वो 6 डॉक्टरों को खुद वो डेपुटेशन पर रख रखे हैं। उसका क्लियरिफिकेशन दीजिए। आप भ्रमित कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी खुद लाचारी कर सकते हैं, कह चुके हैं कि सब भ्रष्टाचार हो रहा है, तबादलों में हो रहा है, और उनके जो पूर्व है मंत्री थे उनको हटाया गया। तो सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है, जनता के काम नहीं हो रहे हैं। सिर्फ काम हो रहे हैं तो बड़े बड़े लोगों के हो रहे हैं, विधायक इनके तरस रहे हैं, और जनता पिस रही है। ठीक है, चले अरुण जी, एक बार फिर से आपके पास में आ रहा हूं। तुगलकी आदेशों का जिक्र संयम रूढ़ा ने किया, और आप ये कह रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है तो अच्छा हम एक्शन लेने के लिए फिर स्वतंत्र हैं। अब सरकार का कार्यकाल भी अगले साल खत्म होने जा रहा है, भ्रष्टाचार अगर पूरे 5 साल ही चलता रहा तो आपने क्या किया फिर? आप तो लगाम नहीं लगा पाए भ्रष्टाचार पर। और अगर सरकार के मंत्रियों पर ऐसे आरोप लग रहे हैं, सरकार के जो लोग हैं उन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो वाकई में ये तो गंभीर है। फिर इस पर तो मुख्यमंत्री को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। देखिए पराग, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा है कि हम जनहित के अगर कोई मुद्दे हैं, अगर एक मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी कहते हैं कि जेडीए कई बार सड़क खोद के भूल जाता है, और अगर उसकी इस शिकायत से काम त्वरित होने लगे तो अल्टीमेट फायदा उस इलाके की जनता को होना है। इसमें कोई बुराई नहीं होती अगर खुद पार्टी में भी लोग अपनी भावनाएं अवगत करें, और लेकिन इंटेंशन जनहित का होना चाहिए। बीजेपी ने तो जो जनहित के कार्यक्रम हैं उनसे नाता तोड़ रखा है पिछले 3 साल में। ये सिर्फ प्रोपोगंडा के भरोसे चल रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार है कह रहे हैं। ये इनकी पिछली सरकारों के ध्वनि भूल चुके हैं। भ्रष्टाचार, जमीनें, माइन, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए थे ये भूल चुके हैं। इनके मंत्रियों में आपस में कितना सौहार्द था। अगर विधायक भ्रष्टाचार को लेकर सदन के अंदर आवाज उठा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो जनहित की आवाज है, तो बीजेपी भी अगर भ्रष्टाचार की बात कर रही है तो वो भी तो जनहित की आवाज हुई ना। फिर भ्रष्टाचार की ये जो आवाज उठा रहे हैं, ये सिर्फ आवाज उठा रहे हैं। ये लिप सर्विस है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जितना इस सरकार ने काम किया है वो उदाहरणीय है। मतलब आप देख रहे हैं 3 साल से सर, उदाहरण ये है कि 4 साल बाद भी 4 साल बाद अपने ही मंत्री पर विधायक आरोप लगाकर कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, एक तो गणित ठीक कर लीजिए। 3 साल, 3.25 साल हुए, 4 साल अभी नहीं हुए। पूरे 1.5-पौने अगले साल चुनाव होगा सर। 2022 चल रहा है, 2023 में चुनाव है। हम आप 6 महीने अगर कम कर लेंगे तो भ्रष्टाचार उससे कम नहीं हो जाएगा। हाँ, दिसंबर में है। अगर आप 6 महीने कम कर लेंगे तो भ्रष्टाचार कम नहीं होगा सर उससे। मैं ये कह रहा हूं मैं आपको फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं, भ्रष्टाचार का हल्ला है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने गंभीर तरीके से इस सरकार ने जंग छेड़ रखी है वो एग्जाम्पलरी है। यानी विधायक झूठ बोल रहे हैं, सदन में आकर गुमराह कर रहे हैं अपनी सरकार को। अरुण जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि विधायक अपनी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, झूठे आरोप, गलत आरोप अपने मंत्रियों पर लगा रहे हैं। आप इस बात को कहिए। देखिए पराग, हम बहुत ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद अध्यापकों से पूछ लेते हैं, भाई कोई तुमको ट्रांसफर वगैरह में कोई पैसे तो नहीं देने पड़ते। और अगर मतलब ये सतत संवाद है जनता से, अपने लोगों से, बजाय अपने अपने कमरों में बंद रह के और अपनी मनमर्जी चलाने से अच्छा है जनता के बीच में रहो। मुख्यमंत्री पर कोई सवाल है ही नहीं सर।
अपने एमएलए की सुनो। अरुण जी, आप मेरा सवाल समझे नहीं। हम देख रहे हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए लोग सीएमआर पर पहुंच रहे हैं। रोजाना तमाम दर्शकों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो उनके चाहने वाले हैं या जिन लोगों को लाभ मिला है वो उनका धन्यवाद करने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भी अपनी तरफ से पूरी ट्रांसपेरेंसी का लगातार जिक्र भी करते रहते हैं। उन्होंने खुला हाथ भी एसीबी को दे दिया। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात भी वो करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात भी वो करते हैं, लेकिन उनकी सरकार के मंत्रियों पर ये जो आरोप हैं ये बड़े गंभीर है सर। इस पर मेरा प्रश्न है। हाँ, देखिए, मैं ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि किसी मंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो आप किसी कहिए आवेग कि में सदन के अंदर विधानसभा विधायक की ने झूठ बहस बोला, में संयम लोढ़ा ने कुछ झूठ बोला। कह दे। आप कहिए संयम लोढ़ा ने झूठ बोला विधायक के अंदर, सदन के अंदर संयम लोढ़ा झूठ बोल रहे हैं। फिर देखिए, आज उन्होंने कहा है, आज उन्होंने कहा है, कल उसकी डिटेल पेश कर दी जाएगी। झूठ और सच तो पता लग जाता है ना, वो कोई बहुत दूर तक जाने की बात नहीं है। आज उन्होंने कोई यानी बात की है, आप मान रहे हैं कि उसकी ऐसा हो जांच सकता कर है दी कि वो जाएगी झूठ बोल दूध रहे का हो। दूध, पानी ठीक का है। पानी होगा, ये चलिए, छुपाया ठीक है। थोड़ी जाता है। यानी कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है मंत्रियों के और विधायक के बीच में ठीक है। कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मंत्रियों के ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार का, कई सारे और आरोप लग रहे हैं, तानाशाही का आरोप लग रहा है ना। तो कहीं ना कहीं खींचतान सर चल रही है अंदर, आप ये मान रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है, ये संयम लोढ़ा जी काफी नौजवान विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं इस बार, लेकिन अपने नाम के ठीक विपरीत बरसों से हम इनको देख रहे हैं। संयम की थोड़ी कमी है। अभी कल परसों ही तो ये स्पीकर से इनकी झड़प हो चुकी है, और बिना कायदे के, अगर बिना अपने मौके के बोलेंगे तो हमारे तो स्पीकर साहब प्रिंसिपल हैं स्कूल के, बहुत बड़े शानदार, वो किसी की नहीं सुनते, ना मंत्रियों की नहीं सुनते, ना एमएलए की सुनते हैं। ही रन्स द हाउस स्ट्रिक्टली बाय बुक। बहुत सीधा है उनका, जो किताब में विधि विधान है उससे विधानसभा चलेगी। वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों उनका प्रसाद समान तौर पे उनको मिलता है। तो संयम, लोढ़ा जी कई बार संयम खो देते हैं और थोड़ा सा ज्यादा बोल जाते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, उन्होंने आरोप लगाया है तो उसका चलिए, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम देखिए ऐसी चीजें अगर चल रही हैं, अरुण जी, हम उम्मीद कर रहे हैं, हमारा उम्मीद सिर्फ इतनी है कि कम से कम अगर इस तरीके की कोई चीजें हैं तो उन पर एक्शन भी हो, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी का जिक्र जो हम लगातार कर रहे हैं, जाहिर तौर पर इसका जुड़ाव सीधा जनता के साथ है। सर अशोक सिंह जी, आपके पास अब मैं आ रहा हूं। 5 साल में विपक्ष ने क्या किया? 3.5 साल मान लीजिए, 4 साल मान लीजिए, 2 साल कोरोना के आप निकाल दीजिए, लेकिन विपक्ष ने क्या किया? जब संयम लोढ़ा ने, उन जैसे और लोगों ने आरोप लगाए, तब आप लोग खुलकर सामने आ गए। तो विपक्ष होने के नाते आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना। अब आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, तानाशाही हो रही है, इतने दिन से क्या हो रहा था सर? आप लोग क्यों नहीं आए? क्यों विपक्ष ने अपनी आवाज नहीं उठाई? एक मजबूत विपक्ष होने का प्रमाण बीजेपी ने क्यों नहीं दिया राजस्थान में? देखो पराग जी, मैं पहले तो आपको सबसे पहले बताऊं कि ये वसूली होती थी, अब क्या उस वसूली के अंदर और जहां तक कहां पैसे पहुंचते थे, क्या वसूली पर ब्रेक लग गए? क्या मंत्री जी की विदाई का समय है? क्योंकि 3 दिन पहले यदि 3 मंत्री इस पर आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर, और संयम लोढ़ा जी पता है कि मुख्य सलाहकार बहुत अच्छे सलाहकार हैं, यदि वो कह रहे हैं तो पक्का ना पक्का इनमें भ्रष्टाचार का आरोप है। ठीक। दूसरा मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार का प्रोपेगेंडा करती है बीजेपी। किन्होंने कहा? अरुण जी ने कहा। भरत सिंह जी कौन थे? इनके सीनियर लीडर रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। इन्हीं के मंत्री पर लगाया कि भ्रष्टाचार का भयंकर आरोप है खान घोटाले में। और दीपेंद्र सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान के अंदर विधायक थे, उन्होंने क्या कहा? इनके ऊपर लगाया, भयंकर बड़े बड़े आरोप लगाए, खान के अंदर कैसे वसूली हो रही है और उनसे वसूली करके कहां पैसे जा रहे हैं। और वो है क्या, मैं ये मेरा कहना था कि ये वसूली में क्या ब्रेक लगा है? तो मंत्री जी की विदाई है। चलिए इसी पर लौटेंगे। ठीक है अशोक जी, इसी पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अरुण शर्मा और अशोक सिंह शेखावत। चर्चा हम कर रहे हैं विधायकों की बयानबाजी को लेकर, मंत्रियों पर आरोपों को लेकर। अशोक सिंह जी, मैं चाहूंगा आप अपनी बात को पूरा करें। हाँ, दूसरा आपने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इन 3 साल के अंदर और 4था साल के प्रवेश किया है, वो कहाँ थी? मुझे लगता है कि अब कोरोना काल से अब हम पूर्व हम देखें
भारतीय जनता पार्टी ने इनको कहा कि हनीमून पीरियड है आपका, आप अपना जनता के जो मैनिफेस्टो आपने कहा है उनके काम कीजिए। और इन्होंने काम करने का स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के बाद में जिस प्रकार से आप देखेंगे सचिन पायलट जी की और गहलोत साहब के किस प्रकार से मनमुटाव हुए और जनता उसमें पिसती गई। क्या काम हुए? जो वादे किए गए उन वादों का पूरा किया? वो वादे पूरे अधूरे रहे इन लोगों के। और उसके बाद में जैसे जैसे चुनाव आते गए, कई म्यूनिसिपैलिटी के आए चुनाव आए और जिस प्रकार पंचायती राज के चुनाव आए, उन चुनावों के अंदर आप देखेंगे कि कांग्रेस कहां थी। वो कांग्रेस गई नीचे और भारतीय जनता पार्टी के आप देखेंगे जिस प्रकार से जिला प्रमुख थे, इन्होंने फर्स्ट फेज में जो चुनाव कराया 21 में 14 सीटें, मतलब जिला प्रमुख जिसमें आते हैं 1 करोड़ 45 लाख के लगभग मतदाता थे, 2 करोड़ के लगभग थे, जिसमें 1 करोड़ के 45 लाख के लगभग बीजेपी को मिलते हैं। तो ये उनको दिखता नहीं है, कांग्रेस से ज्यादा वोट शेयर होते हैं। और जो जो इन्होंने काम किए, लोकसभा के चुनाव थे 2019 में, तो लोकसभा के चुनाव में इन्होंने क्या किया, अलवर के अंदर पीड़िता को केस की रेप जैसे गैंगरेप को दबाने का काम किया। उस केस को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर के अंदर आंदोलन किया और उनके जगजाहिर किया। और कांग्रेस उसको दबाने की कोशिश करती गई, लास्ट तक दबाने की कोशिश करती गई, चुनाव निपट जाए और चुनाव हमें कैसे विजय मिल जाए, क्या होता हमें नुकसान नहीं हो जाए। फिर आते हैं बिजली की बिलों के जैसे वृद्धि करते गए और उनमें से कभी फ्यूल चार्ज, कभी आपके और को किसी प्रकार के चार्जेस बढ़ाना स्टार्ट करना किया और पर यूनिट के हिसाब से बढ़ाया। तो हमने एसडीएम स्तर के ऊपर पूरे प्रदेश भर में हल्ला बोल का प्रोग्राम किया, ज्ञापन दिए गए, धरना प्रदर्शन किया गया। जैसे ही समस्या आती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में पानी की समस्या आती है, तो वहां की जो जिला जो इकाई है और बीकानेर की इकाई है वहां उसकी समस्या को लेकर करती है। जालोर जैसे और पाली जैसे क्षेत्र के अंदर वहां की जो समस्याएं आई थी उन समस्याओं का हल कराने के लिए, इनको जगाने के लिए स्वयुति तो करते हैं। कानून व्यवस्था और अपराध जो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर बढ़े थे और जिसमें नंबर 1 हर चीज में आया, बाल तस्करी नंबर 1, आपके जिस प्रकार से रेप के केस में नंबर 1 और भी अवैध खनन में 1, अवैध बजरी में नंबर 1, अवैध हथियारों में नंबर 1। तो कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम एक कानून व्यवस्था स्थापित करेंगे और राज को चलाएंगे, लेकिन राज चला नंबर 1 का और ऐसे अपराध बढ़े। उन अपराधों को किस प्रकार से राजस्थान के अंदर हुआ, तो आप देखेंगे कि कोरोना काल से जैसे ही हुआ उसके बाद के अंदर हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन राजस्थान के स्तर के ऊपर प्रदेश स्तर पर जयपुर में किया। उस प्रदेश स्तर के में आप देखिए जिसमें वसुंधरा राजे जी स्वयं भी आए थे और हमारे डॉक्टर सतीश पूनिया जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया और उसमें इन्होंने कहा कि सब कुछ संख्या में लोग आए हैं, लेकिन उसका इतना फल मिल, आप देखेंगे जनता को उसमें क्या फायदा हुआ। आम जनता को यह फायदा हुआ कि इन लोगों पर नकेल कसने का काम किया कि सरकार आपकी क्या कर रही है। जिस प्रकार से अवैध खनन हो रहे थे, बजरी के अवैध खनन, आप देखिए कि चलना दूभर हो रहा था आम लोगों को, और इतना उस प्रकार के परिवहन का बजरी का जो हो रहा था, ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रोले आम लोगों को कुचलने का काम कर रहे थे। तो उस समय हमने उनको धरना प्रदर्शन दिया, उन जिला इकाई के ऊपर पूरे पर दिया और बताने की कोशिश करी कि आप किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये नहीं, इन्हीं के मंत्रियों के खिलाफ इन्हीं के विधायक हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन तगात किया, तो ये अपने लोगों को नहीं देख पा रहे तो विपक्ष को कहां देखेंगे। और जनता जो आंदोलन कर रही थी उनको तो इन्होंने, आप देखिए क्या कर रहे थे, बड़ा ऐसा सोए हुए थे। और आप देखिए कि रीट के अंदर क्या हुआ, रीट के अंदर घोटाला करके पैसा कहां जा रहा था, दिल्ली जा रहा था और 500 करोड़ का स्कैन करने की कोशिश करी इन्होंने और उसके अंदर लेके चले गए। और आज उसकी जांच यदि सीबीआई में करा दें तो इनकी बड़ी बड़ी मछलियां आ जाएगी और उसके अंदर चल जाएंगे, लेकिन नहीं कराएंगे सीबीआई जांच। अब जवाब ले लेते हैं अरुण जी से हम। अरुण जी जवाब दीजिए सर। हाँ, पराग जवाब लीजिए। एक तो मुझे शिकायत है आपसे, आपने इनको कहा कि चलो 2 साल तो कोरोना के हम मान लेते हैं, हमारे लिए आपने नहीं माने, लेकिन वो 2 साल कोरोना का, देखिए आपके लिए असाधारण, वो तो सबके लिए बराबर है। सुनिए, अरुण जी ये हाँ सुन लीजिए, फिर भी असाधारण कार्य की सरकार ने जबरदस्त मैनेजमेंट किया, उसकी सब जगह पहचान है, आज भी उसकी चर्चा होती है। और वो सवाल जो अशोक जी से आपने पूछा कि इनने इन 3 सालों में क्या किया एज ए विपक्ष, मैं बताता हूँ आपको।
इनने क्या किया। इनने पूरे ये 3 साल एक प्रतीक्षा में बिताए कि पहले आपने सुना होगा 2 साल लगातार इनने ये रट लगा रखी थी और इनकी उम्मीद थी ये कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ये सरकार गिर जाएगी। 2 साल इसमें शुद्ध इनने इसी में लगाए। रोज ये कहते थे क्यों विस्तार नहीं हो रहा है, जबकि इनकी फिक्र की बात नहीं थी, फिर भी ये लगातार कहते थे कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो सरकार गिर जाएगी जी। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, सरकार हिली भी नहीं और सुपर 30 मंत्री बने। एक अशोक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। अशोक जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। अशोक जी थोड़ा एक बार अरुण जी पूरा कर लें, फिर आऊंगा आपके पास। पूछ लीजिए, मना कर रहे हैं नहीं कर चलिए। देखिए मैं आपको बता दूं, ये उम्मीद में चलते रहे कि ये सरकार गिरेगी, राजनीतिक नियुक्तियां होंगी तो गिरेगी शायद, फिर ये उम्मीद चली इनकी 4-6 महीने, इसी उम्मीद में जिए। ये होटलों की बात कर रहे हैं, एक्चुअली इनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। ये होटलों का सिस्टम 2014 से ज्यादा प्रचलित इसलिए हुआ है पराग कि मेरे पास इस समय 1 दर्जन उदाहरण है जहां इन्होंने एमएलएस को तोड़ फोड़ के, प्रलोभन दे के, जनमत के खिलाफ सरकारें बनाई हैं। वो चाहे पिछली बार मणिपुर की सरकार हो, गोवा की सरकार हो। मणिपुर में इनके सिर्फ 2 एमएलए थे, सरकार इनने बनाई। गोवा में इनके गोवा नहीं मैं सारी बताऊंगा। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि होटलों में जाने की जरूरत पड़ती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। इसमें इनका पूरा हाथ है। मध्य प्रदेश की सरकार इन्होंने जनमत के खिलाफ गिराई, कर्नाटक की गिराई, इसलिए ये बाड़ाबंदी का फैशन चलने लगा। आपके ये बता दीजिए, देखो तो ये सिर्फ इस उम्मीद में चलते रहे 3 साल, और मैं कह रहा हूं ना, इनका काम भी बल्कि हम ही करते हैं। इनने कोई जनहित के मुद्दे नहीं उठाए हैं जी। स्पोरेडिकली अभी पिछले रीट के एग्जाम में पहले ये कहते थे ये एग्जाम ही नहीं हो सकता है, 16 लाख का एक साथ एग्जाम नहीं हो पाएगा। हमने वो करके दिखाया, फिर वो दुर्भाग्य से वो पेपर लीक हो गया। उसके बाद ये सीबीआई के पीछे पड़े रहे 2-3 महीने, इनने उसमें निकाल दिए कि इसकी जांच सीबीआई से करवाइए। बेकार की जिद थी। सीबीआई में जो राजस्थान के केस अब तक दिए गए हैं उनकी रसीदें भी नहीं आई हैं हमारे पास। किसी को 8 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए। ये नौजवान बच्चों की कैरियर का मामला था। हम जानते थे कि ये अटक जाएगा अगर सीबीआई को दिया। यहाँ जांच फर्स्ट क्लास चल रही है, उसके नतीजे आ जाएंगे, अंदर चल जाओगे तो इनमें आपके बड़े-बड़े कोई मंत्री चिंता अंदर चल नहीं जाएंगे। है। ये अपने 8 चीफ मिनिस्टरों के दावेदार जो हैं इनके, उस पोस्ट की जिसकी वैकेंसी नहीं है, खुद की चिंता थी। करीब 8 उम्मीदवार इनके घूम रहे रहे हैं ना, तो आज ऐसे फेयर एग्जाम होते हैं। उसी में कभी किरोड़ी लाल जी लेके उड़ते हैं आंदोलन, फिर ये पीछे पीछे चलने लगते हैं, फिर कोई मैडम धर्म यात्रा पे निकल जाती है, उसकी फिक्र इनको हो जाती है। तो देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। और इनके जो गुटबाजी क्या लग रहा है, मतलब कोई, और इन्होंने वो पंचायत के चुनाव गिनाए, 8 उपचुनाव हुए पराग इस पिछले 3 साल में। उपचुनावों में जनरली विपक्ष जीतता है, 8 में से 6 हार गए, 2 में जमानत जब्त हो गई इनकी, और चौथे नंबर चुनाव पर तो सब देखिए सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। कोई कहता है कि सत्ता पक्ष की जीत होती है, कोई कहता है विपक्ष की जीत होती है, वो सबके अपने अपने ओपिनियन है। खैर अशोक जी, मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में आप उत्तर दें अरुण शर्मा जी की बात का, जो उन्होंने बहुत सारी चीजें आपको लेकर कही, क्योंकि एक उठापटक की जो स्थिति प्रदेशों में बन रही है वो बीजेपी के ऊपर आरोप ये लगता है कि साहब आप ही करते हैं, ये आपकी यही राजनीति है। अशोक जी, मैं कह रहा हूं कि यदि लोकतांत्रिक रूप में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में आप देखेंगे, और उसके हिसाब से यदि भारतीय जनता पार्टी करती है तो इनको उठापटक लगती है। और बसपा को 2 बार आप खा जाते हो, आपका समावित कर लेते हो, वो इनको दिखता ही नहीं है। मायावती जी कह रही है, उनसे पूछा नहीं पूछा, सारे के सारे चल गए, उसको लीगली मान रहे हैं ये चीज। या होटलों में सरकार नहीं चली थी, अपनों पर अविश्वास किया नहीं किया,
अपनों को क्या क्या शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया, ये किया नहीं किया, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। और दूसरा ये कहा कि 2 साल हम बाकी बचे उसमें भी हम भ्रष्टाचार करेंगे, पूरा घर भर लेंगे। तो मंत्री जी को कब करोगे आप विदाई? आपके लोग ही कह रहे हैं, हमारा तो कहना नहीं मान रहे आप। जनता बार बार में सबूत दे रही है आपको ले जाकर के, विपक्ष सबूत दे रहा है, उसके बाद में भी आप भ्रष्टाचार के बारे में मान नहीं रहे, तो भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। और कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में तो कितना भ्रष्टाचार किया है। तो केंद्र सरकार से जो उपक्रम आते हैं उनको भी बेचने का काम किया इन लोगों ने, और अवसर को, आपदा को अवसर के अंदर। चलिए ठीक है, अब आखिर में चरण के आखिरी, मंत्री जी की विदाई भी हो चुकी है। डिबेट के अब आखिरी चरण में अरुण शर्मा जी, एक बहुत छोटा शार्प कमेंट आपका चाहूंगा सर, उसी चीज को लेकर जिससे हमने शुरुआत की, क्योंकि जो आरोप है बड़े गंभीर हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार ये कहते हैं कि हम राजस्थान की सरकार का एक उदाहरण पेश करते हैं हर एक मामले में, चाहे वो बेहतर मैनेजमेंट, कोरोना की बात हो, आपने इस बात का जिक्र किया, आपने भीलवाड़ा मॉडल का उदाहरण आपने दिया, एसीबी की कार्रवाई को लेकर आप लोग उदाहरण देते हैं, तो अब उम्मीद प्रदेश की जनता कर रही है कि अगर इस तरीके की चीजें हैं जो कि सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं तो उन पर अब एक्शन तो होना चाहिए। अरुण जी, देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि राजस्थान सरकार एक मॉडल सरकार के रूप में उभर के आई है। पिछले 3.5 सालों में इसने कई काम ऐसे किए हैं जो देश भर में अनुकरण किया जा रहा है उनका। वो चाहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल गरीब बच्चों के लिए हो, चाहे किसान बजट पहली बार अलग से पेश किया गया हो। आप देखेंगे अब कई राज्यों में इसका अनुसरण होना आरंभ हो गया है। और ऐसे ही हमने जो फ्री मेडिसिन और ये सारी सुविधाएं दी हैं लोगों को 2011 से चल रही, लेकिन अभी इसका क्या होगा सर? बीजेपी ये कहती थी ये जहरीली दवाएं अभी जो चीजें बाहर आ रही हैं अंदर खाने सिमटेंगी क्या? इसमें तो आपके देखिए, तो है ही नहीं, आज आपके मंत्री बता रहे हैं विधानसभा कोई मामूली बिल्डिंग का नाम नहीं है। अगर वहां कुछ आरोप लगाए गए हैं, कुछ बात हुई है, उसका संज्ञान लिया जाएगा, उसकी जांच होगी। अगर उसमें कोई भी तंत्र होगा, हम बिल्कुल पारदर्शी। चलिए, उम्मीद हम यही कर रहे हैं सर, हम इसी उम्मीद के साथ अब आप व्यक्तिगत रूप से लगाएं में समय आज इजाजत हमें दे रहा है। अशोक सिंह जी और अरुण शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, बड़ी बहस में शामिल होने के लिए।